अभिषेक जी आपसे, क्योंकि आप हम सब लोगों में उम्र में सबसे छोटे हैं, मैं एक सबसे पहले इसलिए क्योंकि आपको 4-5 मिनट में सागर में गागर भरना है। ये सरकार जो फटाफट कानूनों में बदलाव कर रही है, बाढ़ आ गई है, 6 महीने बाद इलेक्शन है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पेंडिंग था जिस समय ये कानून में, ज्यादातर कानून में बदलाव आया, इसको छोड़ के इस पे आपकी एक बहुत छोटी टिप्पणी, पर बहुत ब्रीफली करिएगा जिससे और लोगों को समय मिल जाए। अभिषेक जी। देखिए आनंद वर्धन जी, सरकार किस प्रकार से कानूनों में बदलाव कर रही है, ये देखने के लिए इस बात को देखना सबसे ज्यादा जरूरी है कि पिछले 9 सालों में सबसे ज्यादा संविधान पीठ सरकार की करतूतों की वजह से बनी है। आमतौर पर पहले भी संविधान पीठ बनती रही है, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाती रही है, लेकिन कभी कोई कॉम्प्लेक्स इशू को, जैसे केशवानंद भारती का इशू था, मेनका गांधी का दैहिक स्वतंत्रता वाला जो मामला आया, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य का जो मामला आया, केंद्र सरकार की करतूतों की वजह से 2014 के पहले 3 या 4 ओकेजन रहे होंगे जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाने की जरूरत पड़ी होगी। अब 14 के बाद आप देखिए, एनजेएसी पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो टोटली क्वेश्चन किया सुप्रीम कोर्ट ने, उसके पहले किसी पार्ट को पार्शियली क्वेश्चन किया होगा, लेकिन टोटली क्वेश्चन किया एनजेएसी को। इसके बाद आप देखें, आधार को मनी बिल बनाकर पास किया गया, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, राइट टू प्राइवेसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, नाबाम रेबिया गवर्नर के इंस्टीट्यूशन को लेकर के महाराष्ट्र के मुद्दे पर आप कहें तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी, नाबाम रेबिया केस में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, बर्खास्त किया हुआ मुख्यमंत्री 2 राज्यों में, इसी सरकार में, ये आजाद भारत में पहली बार हुआ कि बर्खास्त किया हुआ चीफ मिनिस्टर न्यायपालिका ने बहाल किया, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में। कितने उदाहरण आप लेंगे। और हालिया दिनों में आप देख रहे हैं कि अब क्या हो रहा है, नाम बदलने के लिए अब आईपीसी सीआरपीसी सबको इतिहास बनाया जा रहा है, ये आजादी के पहले का है। तो आजादी के पहले का तो पेंडेमिक एक्ट भी है, जिसका सहारा लेकर के लॉकडाउन लागू किया गया, राज्यों के ऊपर इन्फोर्स किया गया, केंद्र अपने दायरे से बाहर गई। तो 1897 का जो प्लेग फैला था उस समय, जो पेंडेमिक एक्ट ब्रिटिश सरकार ने लाया था, उसका सहारा लेकर के गई। तो आप किसको बदल रहे हैं और क्या बदल रहे हैं? जो अच्छी चीजें हैं, चाहे वो आजादी के पहले की हो, चाहे वो अशोका के समय की हो, चाहे वो गुप्ता पीरियड के टाइम की हो, आप उसे क्यों बदलना चाहते हैं? 1860 की आईपीसी में क्या कमी है? एनडीपीएस उसमें नहीं था, उसको लाया गया। एविडेंस एक्ट है, उसमें क्या कमी है? अभी जज साहब कह रहे थे, कोलसे पाटिल साहब, क्या कमी है? बस एक व्यक्ति जिसे मोहम्मद बिन तुगलक की तरह कहा गया ना कि सब कुछ पे अपना नाम लिखना था। आश्चर्य इस बात पे है कि किसी ने अब तक संभवतः सरकार के मुखिया को यह सलाह नहीं दी है कि दिल्ली राजधानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कंटिन्यू कर दी, जो ब्रिटिश ने बनाई थी 1911 में। तो दिल्ली की जगह क्यों नहीं इसको उठा करके कहीं दूसरी जगह ले चला जाए, ये सलाह किसी ने नहीं दी है, अन्यथा ये वो भी काम कर लेते। जी जी अभिषेक जी, बहुत अब संक्षेप में, क्योंकि समय का वो है, एक जल्दी से आपसे ये पूछ लें, ये जो हिंदुत्व का एजेंडा है उसको करने के लिए यूसीसी 370 सीएनआरसी ये सब चल रहा है, दूसरी तरफ एक कैपिटलिस्ट जो मतलब पूंजीवाद है उसके लिए वो किसान बिल, जन विश्वास बिल, वो जो एनसीटी द्वारा रखे, ये 2 एजेंडा साथ साथ चला रहे हैं, एक हिंदुत्व का और एक पूंजीवाद का। आपको क्या लग रहा है अभिषेक जी? देखिए, अब जो परिस्थितियां हैं, खास करके पिछले 250 सालों के अगर ग्लोबल सिनेरियो को आप देखें, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद के, तो अब पिछले 100 सालों में जो परिस्थितियां बनी है उसमें कैपिटलिज्म और कम्युनलिज्म ये धीरे धीरे सिनोनिम बनने की तरफ अग्रसर है। ये दोनों पैरेलली चलेंगे। और रही बात मौजूदा सत्ता की और सत्ता के शीर्ष पर बैठे व्यक्ति की, तो उसे हिंदुत्व से कोई मतलब नहीं है। दरअसल वो मौजूदा दौर में भारत का बहुसंख्यक समाज का आयतुल्ला खुमैनी बनना चाहता है, और कुछ नहीं है। जो बात आप कह रहे हैं, दूसरी चीज इसके साथ जुड़ी हुई कि ये हिंदुत्व का एजेंडा और उसको ये यूसीसी और ये सारी चीजें, यूसीसी किसके लिए लाना चाहते हैं? यूसीसी के लिए जो इन्होंने सुशील मोदी कमेटी बनाई, सुशील मोदी ने कहा ट्राइबल इससे बाहर रहेंगे। किस बात की यूसीसी? क्या ट्राइबल इसलिए बाहर रहेंगे क्योंकि उनके मुंह पे कोई पेशाब कर दे? इसी के लिए बाहर रहेंगे? ये यूसीसी बनाना क्यों चाहते हैं? और जब यूसीसी बनाने की इनकी मंशा है, तो इन्हीं लोगों ने, उस वक्त जनसंघ भी नहीं था, हिंदू महासभा थी, इन लोगों ने फिर क्यों विरोध किया था हिंदू कोड बिल का? सवाल ये भी उठता है। और यूसीसी किसके लिए आप बनाना चाहते हैं? सोसाइटी के किस सेक्शन को यूसीसी के दायरे में आप लाना चाहते हैं? आर्टिकल 29 और 30 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो राइट टू माइनॉरिटी, उसके राइट को प्रिजर्व करती है। क्या आप उसको खत्म कर देंगे?
क्या अलग अलग रिचुअल्स हैं उनको खत्म कर देंगे? ये बातें तो करते हैं कि हजारों सालों से हमारी संस्कृति है, हमारा हजारों सालों से हम एक राष्ट्र है, लेकिन एक बहुत कड़वी सच्चाई है कि इसको राष्ट्र बनाने का काम ब्रिटिश ने किया है। अन्यथा आसियान की भी संस्कृति एक है, उसमें 10-15 कंट्री है, वो क्यों नहीं एक देश है आज की तारीख में? तो ये कौन सा राष्ट्र बनाना चाहते हैं, थोपना क्या चाहते हैं? और इनसे पूछा जाए, यदि मैं आपसे बस 30 सेकंड लूंगा कि हिंदू राष्ट्र में बनाएंगे क्या? इस देश में आज की तारीख में अगर 80% हिंदू है, 79 पॉइंट समथिंग प्रतिशत, तो 20-20.5% अल्पसंख्यक है। 20-20% का मतलब कितना होता है? 142 करोड़ की पॉपुलेशन में लगभग 29 करोड़। तो क्या इन 29 करोड़ लोगों को क्या किया जाएगा? क्या देश का कोई हिस्सा, जैसे नॉर्थ ईस्ट या राजस्थान या कोई हिस्सा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, क्या इन्हें दे करके एक अलग राष्ट्र बना दिया जाएगा? फिर ये बोलेंगे कि नहीं नहीं, आप तो फिर देश विभाजन की बात कर रहे हैं। फिर दूसरी थ्योरी ये है कि क्या इनको अरब सागर में फेंक दिया जाएगा? तो नहीं नहीं, ये कैसे पॉसिबल है? तो ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे कैसे? और ये इनके हिंदू राष्ट्र में रहेगा कौन? और हिंदू की परिकल्पना क्या है? ये कौन सा हिंदुत्व की बात करते हैं? मैं खुद ही जब इन सारी चीजों को सोचता हूँ, इनकी डिबेट्स वगैरह को सुनता हूँ, एक आध बार आरएसएस के लोगों के सेमिनार में भी गया, तो वहां भी मैंने देखा कि इस तरह की बातें जो हो रही है, मैंने सवाल एक आध पूछ दिए तो जवाब नहीं थे इन लोगों के पास कि आखिर ये बनाएंगे तो क्या बनाएंगे। कहते हैं अखंड भारत बनाएंगे। जब अखंड भारत बनाने की बात करते हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप है कुछ लोगों का, मैं बार बार उससे निकल जाता हूं, लोग जोड़ देते हैं। मोहन भागवत ने कह दिया अखंड भारत बनना चाहिए। मैंने उनको 1997 में रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव का स्टेटमेंट भेज दिया कि वो भी अखंड भारत कह रहे थे, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश के। सारे अखंड भारत की थ्योरी देने वाले पीछे भाग गए कि नहीं नहीं, वो तो मुसलमानों की पॉपुलेशन बढ़ाना चाहते थे। तो क्या वो एथनिक क्लींजिंग करेंगे? जी। सवाल तो यही है कि इनके हिंदू राष्ट्र में होगा क्या? और हिंदू राष्ट्र में आपको दलितों के राइट्स, ओबीसी के राइट्स, जो इन्होंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इन्होंने खुद बनाई है, उसके राइट्स क्या होगा उसका? जामिया यूनिवर्सिटी को आपको याद होगा, मैं आखिरी बात कर रहा हूं, 2006 या 7 में अर्जुन सिंह ने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा दिया। पहले उसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा नहीं था, जामिया मिलिया इस्लामिया को। कई सारे मेरे फ्रेंड जो मुस्लिम ओबीसी हैं, वो बताते हैं कि ये एलिट क्लास मुस्लिम का एक चोंचला था कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा जामिया को दिया जाए। नतीजा क्या निकला कि जामिया मिलिया इस्लामिया को जैसे ही माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा मिला, उसके ओबीसी एससी एसटी के जो आरक्षण थे वो खत्म हो गए उसमें। तो ये यही करना चाहते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर देश के सारे यूनिवर्सिटी को, सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को, सारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को जामिया की तरह का बनाना चाहते हैं, जो 2007 के बाद का जामिया है।